हेलो क्लास। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे। हाँ, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट बहुत ही छोटा सा एक्ट है। इसमें से एक दो क्वेश्चंस और आपसे पेपर में पूछे ही जाते हैं। और वैसे भी ये रियल लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ है। तो जैसे हम हमारी तरीके से करते हैं, कहानी से शुरुआत करते हुए देखिए। एक छोटे से गांव में एक नागरिक थे। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ये बड़ा जरूरी है कि नागरिक, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है ये केवल बना ही भारत के नागरिकों के लिए है। उनका नाम था रामलाल जी। उनके गांव में सरकार ने बताया कि स्कूल बनने के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट आई है। सुनते हैं ना गांव में कि इतने लाख रुपए की ग्रांट आई है। लेकिन सालों साल बीतते चले गए, स्कूल की बिल्डिंग आधी अधूरी खड़ी थी। बच्चे खुले मैदान में पढ़ रहे थे। रामलाल जी बार बार जाते पंचायत घर में, तहसील में जाते, जिला अधिकारियों से पूछते कि पैसा गया कहाँ, लेकिन कोई भी उनकी बात का कोई साफ जवाब नहीं देता था। वही सरकारी जवाब उन्हें मिलते थे, फाइल्स देखनी पड़ेंगी, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, या फिर ऊपर से आदेश आया है, हम क्या करें। इस टाइप की बातें उन्हें बार बार सुनने को मिलती थी। अब सोचिए, अगर उसी जगह रामलाल जी के पास कोई ऐसा कानून होता कि जिससे रामलाल जी सीधे सरकार से लिखित रूप में ये पूछ सकते कि कितनी राशि आई थी, पैसा कहाँ खर्च हुआ है, और स्कूल अधूरा अभी तक क्यों पड़ा है, तो सरकार को अगर मजबूरन उसे 30 दिनों के अंदर लिखित में जवाब भी देना पड़ता तो कितना अच्छा होता। यही ताकत हमें देता है आरटीआई एक्ट 2005। बड़े लंबे आंदोलन के बाद ये एक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था, लाया गया था। ये कानून बना था ताकि हर नागरिक सरकार से सवाल पूछ सके, जवाब भी पा सके, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आए। उससे पहले ऑफिस में, अब तो कोई भी छोटी सी बात होती है ना तो आरटीआई लग जाती है, आरटीआई। उससे पहले सरकारी ऑफिस से, सरकारी दफ्तर से कोई भी काम निकलवाना या कोई भी बात पूछना बड़ा मुश्किल काम होता था। वो लोग बताते ही नहीं थे, वही सरकारी जवाब बार बार मिलते थे कि जी हमें नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमें जितनी बातें पता थी हमने आपको बता दी हैं, वो उस तरह की। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इस एक्ट का जो टाइटल है वो क्या है? इसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक्सटेंशन इसका क्या है? पूरे भारत में लागू होता है सिवाय जम्मू और कश्मीर के। 2019 के बाद जब से जो आपका सेपरेट उसका एक सेपरेट नेशन का इसका जेएंडके का दर्जा समाप्त हुआ है, उसके बाद ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। अब आपको ये लाइन है ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों लिखी जाती है हर एक एक्ट के साथ? क्योंकि मूल रूप से मोस्ट ऑफ द एक्ट्स जो बने हैं वो 2019 से पहले के बने हुए हैं ओरिजिनली। और जो भी 2019 से पहले के बने हुए हैं ना, उन सब की जो एप्लीकेबिलिटी थी रेस्ट ऑफ इंडिया पे थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसीलिए ये लाइन जो है बेयर एक्ट में आपको हर जगह मिलेगी देखने को कि पूरे भारत में लागू है सिवाय जम्मू और कश्मीर के। लेकिन अब ये जम्मू और कश्मीर पे भी लागू होता है। हर जगह ये लाइन लिखी हुई मिलेगी ही मिलेगी आपको। उसके बाद सबसे जरूरी क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इंटायर इंडिया पे इक्वली एप्लीकेबल है, वो बातें पुरानी थी। लेकिन ये लिखी हुई इसलिए मिलती हैं क्योंकि एक्ट अगर 2019 से पहले के बने हुए हैं तो उनके बेयर एक्ट में ये बात आपको लिखी हुई मिलती है, और हमने नोट्स जो है वो बेयर एक्ट से बनाए हैं, तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है। ये जो एक्ट है आपका कमेंस कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट आपका लागू हुआ था। ये डेट याद कर लेना, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट आपका लागू होता है। लागू होता है यानी उस दिन के बाद आप सरकारी दफ्तरों से जो इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए एलिजिबल हो गए इस एक्ट के अंडर एज एन इंडियन सिटीजन। चलिए, इसके बाद अगर विश्व स्तर पे अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, अगर हम बैकग्राउंड देखें इस एक्ट का कि ये एक्ट क्यों आया, किसी के दिमाग में ये आइडिया क्यों आया होगा। देखो, दुनिया में आरटीआई या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करवाने के लिए, क्योंकि आपका देश जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लोगों को डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या है? हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो लोग क्या करने लग रहे हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे का क्या यूज कर रहे हैं, वो किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजंस का आधार क्या है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आरटीआई जो है इसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का बेडरॉक बताया जाता है। लगभग 70 देशों में ऐसा कानून पहले ही बन चुका था। भारत में भी लंबी मांग और आंदोलन के बाद ये कानून 2005 में, याद है आपको अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी का जो आंदोलन था, उसी का रिजल्ट आया आपका आरटीआई एक्ट। उसके बाद है संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी स्टैट्यूट बनता है ना,
कोई भी स्टैट्यूट बनता है तो उस स्टैट्यूट को बनाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रावधान होने चाहिए। तो ये जो हमारा आरटीआई एक्ट है इसके लिए हमारा जो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 तो हर जगह ही आ जाते हैं। या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिक को बोलने का और विचार व्यक्त करने का अधिकार है, इफ द पर्सन और द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस, तो उसको जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, क्योंकि जब तक उसे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, बिना जानकारी के वो अपने विचारों को व्यक्त कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर जो दिया गया वो आया बीच में। दूसरा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। जीवन और स्वतंत्रता का मतलब केवल जीना नहीं है, बल्कि सम्मानजनक और सूचित तरीके से जीवन जीना है। यानी आपका जो जीवन है इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, इट शुड बी रिस्पेक्टेबल। तो राइट टू नो यानी जानने का अधिकार भी इसमें फिर शामिल, जो भी अधिकार आएंगे ना वो आपके आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार के जो अधिकार आपके होते हैं। तो उसके बाद है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में साफ कहा था कि राइट टू नो इज द नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। किस केस की ये स्टेटमेंट है? कई बार ना स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं। उसमें ये पूछ लेगा कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये कौन से एक्ट की लैंडमार्क स्टेटमेंट है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, राइट टू नो इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक नेसेसरी एलिमेंट है क्या? राइट टू नो। ये कौन सी केस का जजमेंट था? ये था जी आपका आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। याद कर लेना एक बारी। उसके बाद आता है आरटीआई एक्ट 2005। इसकी क्या जर्नी रही है? तो 11 मई 2005 को लोकसभा में पास होता है। उसके बाद 12 मई 2005 को यानी इसके अगले ही दिन राज्यसभा में भी पास हो जाता है। उसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी से इसको स्वीकृति मिलती है, क्योंकि कोई भी एक्ट है वो पहले एक ड्राफ्ट बनता है, बिल बनता है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट, फिर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अप्रूव किया जाता है, उसके बाद उसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। आई होप आपको ये वाला प्रोसीजर तो याद ही होगा। उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट लागू होता है। अब कहानी ये आती है अब कहानी ये आती है कि आपका जो एक्ट है वो 12 अक्टूबर को, क्योंकि 15 जून को पास तो हो ही गया था, 15 जून को पास तो हो ही गया था, तो इसको फिर लागू होते हुए इतना समय क्यों लगा? इसको फिर लागू होते हुए इतना समय क्यों लगा? ये जून 15 और 12 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, ये 120 दिन दिए गए थे देश के सभी जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कहने के लिए कि आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख लीजिए। 12 अक्टूबर को कानून लागू होगा, उसी दिन से लोग आपसे सवाल पूछने शुरू कर देंगे, तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हैं वो पूरे होने चाहिए। इसलिए ये 20 दिन का समय इसके बीच में दिया गया था। तो आई होप आपको टाइमलाइन याद रहेगी। 11 मई 2005 को लोकसभा में पास होता है, उसके अगले ही दिन 12 मई 2005 को राज्यसभा में पास हो जाता है। उसके बाद 15 जून को यानी एक लगभग 1 महीना 3 दिन के बाद राष्ट्रपति जी से एसेंट मिल जाती है, और फिर उसके 120 दिन बाद, लगभग 120 दिन बाद आपका जो एक्ट है वो लागू हो जाता है। उसके बाद आता है कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। फीचर्स से भी कई बारी ना क्वेश्चन बनता है। तो आपके जो आरटीआई एक्ट है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली बात तो ये पूरे भारत पे लागू होता है, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, अब ये पूरे भारत पर लागू होता है। पब्लिक अथॉरिटीज पर लागू होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है पब्लिक अथॉरिटीज की, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। हर नागरिक को, केवल नागरिकों को है, कोई अगर बाहर से पर्सन आ जाता है पूछे कि मैं आरटीआई के अंडर ये सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको नहीं मिलेगी। फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ एंड एपीआईओ इसके अंडर नियुक्त किए गए। आवेदन पर मामूली शुल्क लिया जाता है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस आपसे ली जाएगी अगर आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो। कुछ जानकारी को छोड़कर, जैसे कुछ जानकारी जो इसके अंदर रिजर्व रखी गई हैं वो नहीं दी जाती सिटीजन्स को, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा है, इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई मुद्दा है, कोर्ट से संबंधित कोई मामलों की गोपनीयता, कोई सीक्रेट मामला है कोर्ट का, वो उस टाइप की जानकारियाँ, कोई डिफेंस फोर्सेस की जानकारियाँ हैं, किसी की पर्सनल कोई जानकारी है, वो नहीं दी जाएगी। अदर देन दैट सारी जानकारियाँ आप पब्लिक डिपार्टमेंट्स के बारे में ले सकते हैं। कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज जिनको शेड्यूल सेकंड में रखा गया है उन्हें भी एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनसे भी आप जो है इंफॉर्मेशन है वो नहीं मांग सकते।
फिर इसके जो उद्देश्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके 4 उद्देश्य जो स्टैट्यूट में बताए गए हैं वो है, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता तय करना, जो सरकारी काम होते हैं उनमें पारदर्शिता हो, लोगों को भी पता चले कि क्या काम कैसे होने लग रहा है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी को तय करना, यानी कि क्या काम कैसे किया है उसकी जवाबदेही जनता के प्रति लोगों मतलब पब्लिक अथॉरिटीज की रहे। भ्रष्टाचार को कम करना, ये दोनों चीजें होंगी तो करप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और नागरिकों की भागीदारी भी हो सारी चीज़ों में, कि उन्हें पता भी चले, वो डिसीजंस ले भी सकें और डिसीजंस को समझ भी सकें कि कौन सा डिसीजन लिया गया है और ये क्यों लिया गया है। तो आई होप आपको अब तक की जो सारी कहानी है वो समझ में आई होगी। उसके बाद उसके बाद आता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनका क्या नोशन है आरटीआई और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और आरटीआई को लेकर। अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का एक कोर्ट केस था जिसमें कहा गया कि आरटीआई और गुड गवर्नेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आरटीआई के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये कोर्ट की जजमेंट है, याद कर लेना, ये कोर्ट की एक जजमेंट है आपकी, जिसके अंदर कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के। पहला था कि सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरा दूसरा आपका था कि सूचित नागरिकता और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, यानी जो भी आपका सिटीजन है वो इन्फॉर्म्ड हो, यानी इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो सिटीजन्स का। उसके बाद जवाबदेही और प्रदर्शन सुधार, कि जो भी आपकी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी उनकी जवाबदेही फिक्स करी जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाए। उसके बाद आता है आपका भ्रष्टाचार में भी कमी। ये सारी चीजें होंगी तो ये मान लेते हैं कि जो करप्शन है वो कम होगा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है उसमें आती हैं सबसे ज़रूरी भाग होता है ये किसी भी स्टैट्यूट की, जहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। हर एक एक्ट में जो परिभाषाएं हैं आपकी, वो हमेशा सेक्शन 2 में दी हुई होती हैं। सेक्शन 2 के कुछ क्लॉज बने होंगे, उन क्लॉजेज में डेफिनेशंस दी होंगी। डेफिनेशंस का मतलब है कि पब्लिक अथॉरिटी, जैसे हमने पढ़ा था ना, पब्लिक अथॉरिटीज से कोई भी इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो उसमें जितने भी वर्ड्स थे, पब्लिक अथॉरिटी, और फिर दूसरा वर्ड था आपका सिटीजन सिटीजन फिर उसके बाद जो आपका वर्ड आया था, क्या क्या वर्ड आया था, इंफॉर्मेशन। इन सब की क्या डेफिनेशन है, ये आपकी सेक्शन 2 के वेरियस क्लॉज में दी हुई होगी। ठीक है, तो कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ें तो उसके सेक्शन 2 में हमेशा हमेशा डेफिनेशंस ही होंगी। सबसे पहली डेफिनेशन, अब डेफिनेशंस में क्या क्या चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। डेफिनेशन में सबसे पहली बात तो आपको ये सेक्शन याद करने रहते हैं। ये सेक्शन ये पेपर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में खूब आते हैं। पब्लिक अथॉरिटी की कहाँ डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में दी हुई है। फिर उसके बाद है जो आपका रिकॉर्ड है उसकी क्या डेफिनेशन है, आपका रिकॉर्ड है उसकी क्या। मैं ना बार बार माइक इसलिए चेक कर रही हूँ ताकि आवाज डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पार्लियामेंट्री हो, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था हो सकती है। इसमें सारे एनजीओज भी शामिल होंगे जिन्हें सरकार से सब्सटेंशियल फंड मिलता है। बात क्या है कि जहां जहां पे सरकारी पैसा लगेगा वहां वहां आप आरटीआई लगा सकते हैं। किसी प्राइवेट फर्म पे आरटीआई नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो फंडिंग है वो प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा की जाती है। तो सबसे ज़रूरी जो डेफिनेशन है वो आती है यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी आरटीआई जो है वो केवल पब्लिक अथॉरिटीज़ पे, किसी के घर जाके आरटीआई मत लगा देना, जूते पड़ेंगे। उसके बाद आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज आई में इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशंस के सेक्शन जरूर याद कर लेना। पब्लिक अथॉरिटी एच में दिया हुआ है, रिकॉर्ड आई में दिया हुआ है। वैसे ना ये ऐसे भी होता है, अल्फाबेटिकल होता है, पी क्यू आर तो एच के बाद ही आएगा। GHI ये जो PQRSTU VWX, ये आई जो है ये एच से पहले, यानी ये देखो एफ। तो ये ना थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस से भी याद कर सकते हो आप। ये जो डेफिनेशंस होती है ये सारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, ABCD एक्ट में ऐसे दी हुई होती हैं। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है या सेक्शंस के नंबर्स हैं वो आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2H में। रिकॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज आई में। क्या क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फाइल्स आते हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट आते हैं, माइक्रोफिल्म आती है, कंप्यूटर डेटा आता है, और ये जो इत्यादि वर्ड है ना ये सबसे खतरनाक है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है,
ये तो आते थे आपके रिकॉर्ड्स, यहाँ आती है आपकी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या आता है? टू, सेक्शन टू सबसेक्शन, नहीं सेक्शन टू क्लॉज एफ, सेक्शन टू क्लॉज एफ क्या कहता है? कोई भी आपका रिकॉर्ड है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सर्कुलर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, सैंपल है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं, अगेन आदि, ये एक्ट में दिया हुआ है। ये आदि इत्यादि जो वर्ड्स है ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं। फिर उसके बाद है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, सेक्शन टू क्लॉज जे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद कर लेना। ये एक जगह लिख लेना, थोड़ा थोड़ा देखते रहना, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आएगा जैसे इंफॉर्मेशन में एफ है तो यहाँ टू एफ है, याद हो ही जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी एच है तो पांच ही तो हैं। रिकॉर्ड है वो आई में है, मुझे याद हो ही गया। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन में जे है, कौन सी डेफिनेशन कौन से क्लॉज में है? जे में है, टू जे में। तो जी राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि इंस्पेक्ट कर सकते हो आप रिकॉर्ड्स को, कॉपीज ले सकते हो रिकॉर्ड्स की, नोट्स की, सर्टिफाइड सैंपल्स भी आप ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी या फिर सीडी या प्रिंट आउट, किसी भी फॉर्मेट में आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी फॉर्मेट में आपको जानकारी चाहिए उसको लिखित रूप से दे दें आप डिपार्टमेंट में, और वो आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए बाध्य होगा। उसकी कुछ टाइम लिमिट्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ये तो केवल परिभाषाएं हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्टी। सूचना मांगने वाले नागरिक के अलावा कोई भी संबंधित व्यक्ति या संस्था, कोई भी संबंधित व्यक्ति या संस्था। जैसे कि हमने ना किसी एक पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में वहाँ के किसी डॉक्टर के बारे में कोई सूचना पूछी है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, या कुछ भी ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है, जो बताने लायक है, वो हमने उनसे पूछ ली है। तो वो जब उस व्यक्ति से पूछेंगे, वो उस पर्टिकुलर डॉक्टर से पूछेंगे, तो उसके लिए एक 5 दिन का कंसेशनल पीरियड भी मिलता है सूचना उपलब्ध करवाने का। अगर 30 है तो 35 हो जाता है, 35 है तो 40 हो जाता है। अभी 35 कब होता है, 40 कब होता है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो 5 दिन का पीरियड मिलता है, इसीलिए थर्ड पार्टी की परिभाषा दी गई है। और थर्ड पार्टी का मतलब बताया गया है कि जिस जिस सूचना मांगने वाले नागरिक के अलावा कोई भी थर्ड व्यक्ति या फिर संस्था, उसको आप बोलेंगे थर्ड पार्टी। ठीक है, इजी, डेफिनेशंस इजी लगी। सेक्शन 3 में दिया हुआ है राइट या अधिकार। अधिकार की क्या परिभाषा है? पढ़ना ध्यान से। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। किसको अधिकार है? केवल किसको अधिकार है? केवल सिटीजन्स, सिटीजन्स को, केवल सिटीजन्स को। अब कोई इंग्लैंड का बंदा आकर ये नहीं बोल सकता कि जी हमने तो ना आरटीआई लगानी है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेनर आकर आरटीआई नहीं लगा सकता, केवल इंडियन सिटीजन्स लगा सकते हैं। यानी भारत का हर नागरिक सरकारी सूचना पाने का अधिकारी है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है सूचना प्राप्त करना सरकारी कागजातों की सरकारी प्रक्रिया के बारे में। देखिए आरटीआई का क्या महत्व है। आरटीआई यह सिर्फ एक एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक इक्विपमेंट है, ये लोकतंत्र का एक उपकरण है। यानी आरटीआई एक्ट अगर नहीं होता तो आप डेमोक्रेसी या गुड गवर्नेंस को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो आरटीआई केवल एक एक्ट नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का एक उपकरण माना जाता है। यह नागरिकों को सरकार से जवाब मांगने की ताकत देता है, ये नागरिकों को बहुत ताकतवर बना देता है। जाओ और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर लो फ्री में। इसका सही इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है और जनता का विश्वास भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये था आपका आरटीआई का महत्व, वाई आरटीआई एक्ट इज इम्पोर्टेंट। फिर आता है आपका ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, सेक्शन टू क्लॉज एच में पढ़ी थी ना। वो जो वो जो पब्लिक अथॉरिटी थी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड थी गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट के द्वारा ही एस्टेब्लिश करी गई थी, उस पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं? पब्लिक अथॉरिटी सरकारी संस्था की आरटीआई एक्ट के तहत जिम्मेदारियां तय की गई हैं। कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4A। सबसे पहली बात तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की। हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करने होंगे ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके। उदाहरण के तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल मेडिसिन सप्लाई करना, स्टाफ पोस्टिंग से जुड़ी हुई सारी फाइल्स ठीक से मेंटेन करके रखनी होगी। कभी भी कोई भी पूछ सकता है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ये वो है 120 दिन का पीरियड जो मैंने आपको बताया था, जून के बाद अक्टूबर तक का।
आरटीआई एक्ट क्लियरली कहता है कि पब्लिक अथॉरिटीज को एक्ट लागू होने के 120 दिन के अंदर खुद से प्रोएक्टिवली कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन सिटीजन को बिना आरटीआई डाले ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। जैसे कि अब आप है ना, वैसे हम उस समय तो बच्चे ही थे तो हमने खुद भी नहीं देखा होगा। अब आप अगर एचएसएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, एचपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस एंड ड्यूटीज, वहाँ पे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिसर्स, डिसीजन मेकिंग उनका क्या प्रोसेस है, चैनल ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मैनुअल्स क्या है जो एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं, ये सारी बातें। पब्लिक कंसल्टेशन, सबसे पहली बात तो ये ना, अबाउट अस तो आपने देखा ही होगा। अबाउट अस हर एक वेबसाइट पे लिखा होता है। वो आरटीआई एक्ट आने के बाद ही लिखने लगे हैं ये भले लोग, उससे पहले नहीं लिखा करते थे क्योंकि उससे पहले लिखने की ऑब्लिगेशन नहीं थी। फिर आता है आपकी बोर्ड्स, कमिटीज, काउंसिल, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में आपको वेबसाइट पे पब्लिश करनी होगी। फिर उसके बाद है डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स। डायरेक्टरी का मतलब है मोबाइल नंबर। उसके बाद है आपके मंथली रेम्यूनरेशन, ऑफिसर्स को कितना दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर बजट एलोकेट कितना करा है, एक्सपेंडिचर्स जो आपने किए हैं उनकी सारी रिपोर्ट। फिर उसके बाद है सब्सिडरी प्रोग्राम्स, अमाउंट और बेनिफिशियरी। अगर आप कोई सब्सिडरी प्रोग्राम दे रही है कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे अगर पीआरआई का हम देख लें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो बजटरी प्रोग्राम्स अगर कोई चला रही है, वो अगर कोई बजटरी प्रोग्राम चला रही है, तो उसका कितना टोटल अलोकेशन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, कितना टोटल पैसा आया था, और उस टोटल पैसे में से कितना पैसा उन्होंने बेनिफिशरीज को दिया, और वो बेनिफिशरीज कौन है, ये सारी चीज़ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंसेशन परमिट लाइसेंस, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंसेशन या फिर पार्टिसिपेंट्स ऑफ परमिट्स, और या फिर कोई भी पार्टिसिपेंट्स ऑफ लाइसेंस, ये सारे आपको शो करने होंगे। इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होगी, डाउनलोडेबल होगी, एक्सेसिबल होगी। फैसिलिटीज फॉर सिटीजन्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी या फिर रीडिंग रूम की, इस टाइप की फैसिलिटीज आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए ई लाइब्रेरी या ऐसा कुछ प्रोविजन वहाँ करके रखना होगा, या फिर वर्चुअल या फिर एक्चुअल लाइब्रेरी। डिटेल्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ कौन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सारी डिटेल्स, एपीआईओ कौन है उसकी सारी डिटेल, एसपीआईओ कौन है उसकी सारी डिटेल्स। एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन हर साल अपडेट होती रहती है, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक्ट अगर कहेगा, आरटीआई कहेगा, वो आपको वेबसाइट पे पब्लिश करके देनी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलते हैं तो आपको वहाँ पे उनके ऑफिसर्स की लिस्ट, बजट डिटेल्स, स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स की जानकारी सारी वहाँ पे पहले से ही लिखी लिखाई मिलेगी। उसके लिए आपको कोई भी आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदर देन दैट इंफॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी आप विभाग से निकलवा सकते हैं, थोड़ी सी फीस और एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करते करते ही आपको मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ तक का जो सेक्शन है वो आप डाइजेस्ट कर पाए होंगे, वो आप समझ पाए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में या कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। और वैसे भी हमारा चैनल, अगर आपको व्हाट्सएप पे अगर कोई क्वेरीज आपको है तो वो इस पीडीएफ के अंदर आपको नंबर भी है, और वैसे भी मैं लिख देती हूँ, इस पे आप डाल देना, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, और यहाँ पे आपको अपने जो डाउट्स हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था सिर्फ आरटीआई एक्ट क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्या महत्व था, क्या उसके प्रावधान है। अब यहाँ से शुरू होता है कि आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज को बनाया गया है, या कौन कौन सी अथॉरिटीज की अपॉइंटमेंट एक्ट के अंडर की गई है वेरियस पब्लिक डिपार्टमेंट्स में। ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कौन सेक्शन में आता है, सेक्शन 5 में आता है। सेक्शन 3 में अधिकार था, राइट था। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थी, हमने पढ़ ली। सेक्शन 4 में इसके आगे की जो इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी जो कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने हर हाल में पब्लिश करनी ही करनी होती है, वो दी गई थी। और सेक्शन 5 हमें क्या बताता है कि डेजिग्नेशन क्या है। सेक्शन भी बहुत थोड़े से सेक्शन हैं इस एक्ट के, सारे याद कर सकते हो आप बिल्कुल। हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने ऑफिस या यूनिट में पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और असिस्टेंट पीआईओ यानी एपीआईओ की नियुक्ति करनी होगी। किसको?
हर पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 2 क्लॉज H वाली, जहां भी नाम आए ना वहाँ सेक्शन एक बार दिमाग में आ ही जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन 2F। उसके बाद आता है एप्लीकेशन रिसीव करना। अब जो PIO है इसका क्या काम होगा? एप्लीकेशन रिसीव करेगा, एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो प्रोवाइड कराएगा। अगर इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट से मांगी गई है तो 5 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन को वहां ट्रांसफर करेगा जिस डिपार्टमेंट से वो संबंधित है। एप्लीकेंट जो सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको कोई रीजन बताने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे बाबू के पास इंफॉर्मेशन पूछने कि सरकारी बाबू हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दें आप, तो वो सरकारी बाबू क्या बोलते हैं, क्यों चाहिए, क्या करेगा? अब वो आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आप लिखित में जा रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने, और कागज से वो सवाल पूछ ही नहीं सकते, उन्हें कागज का जवाब कागज से ही देना पड़ेगा। तो कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन होता ही नहीं है इसमें। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसका, ये सेक्शन 6 और 7 में दिया हुआ है। कोई भी सिटीजन एप्लीकेशन लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिकली दे सकता है। ठीक है जी, आप जाके हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं इंफॉर्मेशन जो लेनी है उसकी एप्लीकेशन की, या फिर ई फाइलिंग भी कर सकते हैं RTI की। एप्लीकेशन हैंड रिटन या टाइप्ड हो सकती है, खुद लिख सकते हैं या किसी से टाइप करवा सकते हैं, या खुद लैपटॉप से या कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हाथ की लिखी एप्लीकेशन ही मानी जाएगी। एप्लीकेशन के साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस यूजुअली 10 रुपये होती है जो आपको देनी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है सिटीजन उसको ये वाली फीस पे करनी होती है। एप्लीकेशन को सीधे PIO, 1 मिनट में ये दोबारा खोलती हूँ PDF। अच्छा, एप्लीकेशन के साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस यूजुअली 10 रुपए की होती है जो अटैच करके आपको देनी होगी। एप्लीकेशन सीधे APIO असिस्टेंट APIO यानी PIO या APIO को सबमिट करनी होगी। सबसे ज़रूरी पॉइंट, टाइम लिमिट्स। नॉर्मली केसेस में, जब नॉर्मल केसेस में एप्लीकेशन कोई मांगी जाती है तो उसका टाइम पीरियड होता है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है वो आपको दे देगा। अगर इंफॉर्मेशन APIO को दी गई है, नॉर्मल केसेस का मतलब है PIO को दी गई है, एप्लीकेशन जो है आपकी वो PIO को दी गई है। APIO जो है वो उनसे डेजिग्नेशन में एक डेजिग्नेशन जूनियर होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन APIO से PIO के पास जाएगी, उसके लिए ग्रेस पीरियड दिया गया 5 दिनों का। तो फिर भी आपको 35 दिन के अंदर अंदर जवाब देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाध्य है। उसके बाद आता है अगर कोई लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित मैटर है तो उस केस में आपको 48 घंटे के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिपार्टमेंट नहीं देगा तो पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं, आगे बताती हूँ आपको। तो मोटा मोटी सी बात यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल केसेस में एप्लीकेशन का जवाब जो है वो 30 दिन में तलब करना है। अगर APIO को दी गई एप्लीकेशन तो भी 35 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 35 दिन के अंदर अंदर जवाब आपको मिल जाना चाहिए। थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन अगर मांगी गई है तो 40 डेज। 40 डेज क्यों आए ये यहाँ पे? मान लो हमने ना एप्लीकेशन दी APIO को। अब APIO को, ये मैक्सिमम 40 डेज है, APIO जाएगा थर्ड पर्सन के पास जिसके लिए आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 35 तो थे ही, उसमें ये 5 और ऐड हो गए, ये 5 ऐड होते ही ये हो गया 40। ठीक है, अगर ये PIO कोई दी हुई होती ना तो ये 35 होता। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लेना कैसे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% एक क्वेश्चन बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नॉर्मली 30 दिन में एप्लीकेशन का जवाब देना है, APIO को दिया है तो भी 35 दिनों में, और एप्लीकेशन अगर APIO को दिया तो भी 35 दिनों में। अगर थर्ड पार्टी को के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है APIO से 40 डेज के अंदर अंदर, लाइफ लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 डेज में। ठीक है जी। अगर आपने पूछा है कि पंचायत में PM आवास योजना के कितने घर बने हैं तो 30 दिनों में जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि ये ना तो किसी थर्ड पार्टी से संबंधित है और डिपार्टमेंट का काम है कि वो PIO को इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपने नहीं जाना, आपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में जमा करा देनी है बस, वो वहां से PIO को दे देंगे और 30 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब आपको डिपार्टमेंट लिख के देगा, जिस भी फॉर्मेट में आपने डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है। लेकिन अगर आपने ये पूछ लिया कि किसी व्यक्ति का मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड या थर्ड पार्टी से संबंधित मान लें इंफॉर्मेशन है, मान लें, तो उस केस में व्यक्ति को नोटिस जाएगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें हाँ ही भरनी पड़ती है।
उसके बाद 40 डेज का समय लगेगा, इसमें 5 दिन का ग्रेस पीरियड उसके नोटिस का जवाब आने का, और फिर 35 डेज वो जो APIO वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। बहुत ज़रूरी था ये जो डेज वाला जो था ना सेक्शन, ये बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद आता है आपका ड्यूटीज ऑफ PIO। PIO को हर रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, और लिखने में कठिनाई हो तो एप्लीकेंट को हेल्प करनी है, ठीक है जी। कई बार ना हम, जैसे मैं पंचायती डिपार्टमेंट में हूँ, तो अगर कोई पर्सन आया वो वर्बली भी आके बोल रहा है ना कि मैडम हमने ये RTI लगानी है, तो वो RTI हमें, हमारे ऊपर वो लगाने लग रहा है, और हमें उसको बिठा के उससे वो RTI लिखवानी पड़ती है। लिखवानी क्या, हमें खुद उसकी RTI लिख के देनी पड़ती है। क्योंकि मैं जिस डेजिग्नेशन पे हूँ, हमारे पास जो APIO का भी चार्ज होता है। तो हमारा क्या काम है कि हम उसके, वो अगर एप्लीकेशन लिख नहीं पा रहा तो उसकी एप्लीकेशन हमारे ही ऊपर RTI वो लगा रहा है, और हमें लिख के देनी पड़ेगी। उसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखने के लिए सक्षम नहीं है। तो वो भी हेल्प हमें ही उसकी करनी पड़ती है। तो हर रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा, और लिखने में अगर कोई कठिनाई है तो एप्लीकेंट की हेल्प भी करनी पड़ेगी। किसको? PIO को। समझ में आ रहा है? PIO पे ही एप्लीकेशन लग रही है, और PIO ही लिख के दे रहा है। उसको पढ़ के भी सुनाते हैं हम कि देखो ये लिखा है, फिर वो कहेगा कि मैं, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं। वो किसी तीसरे पर्सन को बुलाएगा जिस पे उसको भरोसा है, फिर वो उनसे पढ़वाते हैं, फिर वो हम पे भरोसा करते हैं। तो सरकारी दफ्तरों में ऐसे काम भी होते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन दूसरी अथॉरिटी के पास है तो 5 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन उस दूसरी अथॉरिटी से ऑब्टेन करने के लिए उस दूसरी अथॉरिटी के पास वो जो एप्लीकेशन है उसका ट्रांसफर हमने करना पड़ेगा। उसके बाद है, उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फिर सेक्शन 8-9 में एग्जाम्पशंस का रीजन बताकर एप्लीकेशन को रिजेक्ट। आप है ना दो काम कर सकते हैं एज PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे। एक जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा एप्लीकेशन लिख कर लेकर, या फिर वो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 का हवाला देकर रिजेक्ट कर देगा, रीजन बताकर कि आपने जो सूचना मांगी है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, ये एग्जैम्प्ट की गई है अंडर RTI एक्ट 2005। अगर इंफॉर्मेशन लाइव लिबर्टी से जुड़ी है तो 48 घंटों के अंदर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो रीजन बताने होंगे, अपील अथॉरिटी का नाम बताना होगा, और अपील की टाइम लिमिट भी बतानी होगी। अगर आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मेरे सीनियर्स ही हैं, यहाँ जा सकते हो, इतने दिनों के अंदर अंदर चले जाना, वरना अपील फिर आपकी सर्व नहीं करी जाएगी। इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में देनी पड़ेगी जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगी गई है, यथासंभव। पार्शियल एक्सेस देना पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन का रीजन प्लस फीस प्लस अपील प्लस राइट, सारी चीजें बिठाकर समझानी पड़ेंगी। अगर इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई है तो उस थर्ड पार्टी को 5 दिन में नोटिस देना होगा, और 10 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने का उसे मौका भी दिया जाएगा कि आपसे संबंधित RTI आई है जी, 10 दिन के अंदर अंदर आप ये बताओ कि आप इंफॉर्मेशन दोगे या नहीं दोगे। 30 + 10 40 है ना, 30 + 10 40, तो ये 40 डेज, 30 डेज का पीरियड तो PIO के पास है, और 10 दिन के लिए उसको अपना सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद वही एग्जांपल देख लेना जो हमने पहले, मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसकी मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में कोई पर्सन पूछ रहा है, वो हमने उससे पूछा कि आपके खिलाफ भाई RT खिलाफ तो क्या ही होता है कि आपके ऊपर RTI आई है, 10 दिनों के अंदर अंदर बताओ हमें, इसका जवाब दो, फिर हम लिख के देंगे। अगर वो 10 दिन के अंदर ये बोल देता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो आप जवाब क्यों नहीं देंगे। तो ये 10 दिन का नोटिस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि थर्ड पार्टी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन संबंधित है तो उनको कितने दिनों का नोटिस दिया जाएगा, तो उनको जी 5 दिन के अंदर अंदर नोटिस का जवाब देना होगा, और 10 दिन में अपना पक्ष रखना होगा, यानी उनको टोटल 10 दिनों का समय दिया जाता है, नोटिस का जवाब 5 ही दिनों में दिया जाना है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग, इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा, चाहे आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो। जैसे कोपरा में हम देखते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट रिडर्सल कमीशन और नेशनल कमीशन, उनकी लिमिट्स पूछी जाती हैं, वो पूछी ही जाती हैं, हर बार पूछी जाती हैं। अगर आप किसी ऑफिसर को सर्विस रिकॉर्ड अगर उसका मांग रहे हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल डेटा माना जाता है, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, और PIO केवल वही हिस्सा देगा जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड कर देगा। हमारी ना एक सर्विस बुक होती है, ऑफिस में रखी होती है सर्विस बुक, उसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, हमेशा ऑफिस ही रखता है।
कोई आया पर्सन कह रहा है कि मुझे ना इस ऑफिसर की सर्विस बुक चाहिए, उसकी फोटोकॉपी चाहिए, दे देंगे करके फोटोकॉपी, लेकिन वही इंफॉर्मेशन की कॉपी देंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी हो। उसको रीज़न भी नहीं बताने की ज़रूरत, वैसे तो डिस्क्रिशन होता है ऑफिस वालों के पास कि आपको क्या लगता है ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो मोस्टली वही बात बताएंगे आपको जो कि बताई जा सकती है, ठीक है। तो कॉपी भी वो मांग सकता है। थोड़ा और पोर्शन करते हैं, फिर दूसरा जो आगे का पार्ट है ना वो दूसरी क्लास में करेंगे। एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस कौन कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 के अंडर जो है आरटीआई के तहत कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं। एग्जाम्पशंस का मतलब है कि आप इनसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। किस किस से? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, जैसे कि रॉ, आईबी, बीएसएफ, आर्मी ऑपरेशंस, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स से संबंधित है, कमर्शियल इन कॉन्फिडेंस है, या फिर ट्रेड सीक्रेट्स हैं कोई, या फिर इंफॉर्मेशन इंडेंजर कर रही है किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को, या फिर कोई कैबिनेट पेपर्स हैं, या फिर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में वो नहीं है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 के अंडर नहीं दी जाएगी। जैसे रॉ, आईबी, बीएसएफ, आर्मी ऑपरेशंस, इनके ऊपर तो आरटीआई लागू ही नहीं होता अनटिल एंड अनलेस जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर कोई सिटीजन आर्मी की बॉर्डर स्ट्रेटजी की डिटेल मांग ले, कह दे, जैसे अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कह दे कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर ऐसा कोई भी ऑपरेशन इन फ्यूचर कौन सा होने वाला है उसकी हमें आरटीआई लगा कर इन्फॉर्मेशन दो, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, सॉरी, आपको नहीं मिलेगी। तो वह इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं दी जाती। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि एग्जाम्पशंस जो हैं वो क्यों ग्रांट करी गई हैं, क्योंकि है ना, लोगों का, कईयों का नहीं पता चलता हमें खाली दिमाग कैसे चलता है उनका। तो उन लोगों से बचाने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, और हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारी नेशन के इंटरेस्ट्स हैं, उन सभी को इंटैक्ट रखने के लिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले जो दो सेक्शंस हैं वो इंसर्ट करे गए हैं एक्ट के अंदर। आगे चलिए। इसके बाद आता है अगेन एक सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई के ऊपर वर्डिक्ट है। सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011 का कोई केस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, कहते हैं कि आरटीआई का मिसयूज नहीं होना चाहिए। किस लिए? ये सारी चीजें, ये वाली जो चीजें हमने पहले पढ़ी है ना, ये अगर कोई मांग रहा है इट मीन्स वो आरटीआई का मिसयूज कर रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट इनडिस्क्रिमिनेट या बिना रेलेवेंस की इंफॉर्मेशन मांगना एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर देता है। वो वही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे बार 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 बार, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में जाएगी तो भी कोई फायदा नहीं है, इवन किसी को नुकसान बेशक हो जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी इनडिस्क्रिमिनेटरी इंफॉर्मेशन मांगना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर देगा। आरटीआई का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बताना है, न कि ऑफिसर्स को डराना। ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स के बारे में शुक्र है कोई बात तो आई कि यहाँ पे अब उन्हें भी, जो सिटीजन्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बनना चाहते हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शाने बनना चाहते हैं, वो अननेसेसरी भी कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि पब्लिक डोमेन में गलत इंप्रेशन जाए या फिर ऑफिसर्स को थ्रेटनिंग हो। पब्लिक अथॉरिटी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देगी जो उनके पास अवेलेबल है, जो हमें खुद नहीं पता भाई हम वो इंफॉर्मेशन कैसे दे देंगे। पब्लिक अथॉरिटी से नया डेटा क्रिएट करना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करवाना, या फिर ओपिनियन ऐसे पूछ ले जाके कि क्या आपको लगता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केवल इतने भवन है जो वो आवंटित किए गए हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आप मुझे ना ये बताओ कि इतने घर देना क्या ठीक है, आपके ओपिनियन में क्या है? तो इस प्रकार की वाहियात बातें आरटीआई के अंडर कोई भी पर्सन जाकर नहीं पूछ सकता। वो केवल ये पूछ सकता है कि कितने घर दिए गए हैं, कौन सी स्कीम के अंतर्गत किन किन बेनिफिशियरीज को दिए गए हैं। ठीक है। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिटीजन पूछ ले कि 10 साल में दिल्ली में पोल्यूशन कितना होगा, अगले 10 साल में आने वाले में। ऐसे ही बैठा बैठा उसके दिमाग में आई ये चीज, कह रहा है कि पीआईओ से पूछता हूँ कि अगले 10 सालों में पोल्यूशन कितना होगा। ये आरटीआई के अंडर नहीं आता भाई, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है, किसी बाबा के पास जाइए। ठीक है। उसके बाद इसकी समरी जो यहाँ तक अपने किया है, देखो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी, जानकारी प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करेगी अपनी वेबसाइट पे या अपने जर्नल्स, अपने बुक्स जो भी हैं। फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पीआईओ हर सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद आता है जी आपका टाइम लिमिट।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला ये लिखा भी है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%, 100% क्वेश्चन बनेगा, ये कर लेना। टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज। कब कब? अगर जनरल केस है 30 डेज, असिस्टेंट पीआईओ से मांगी इन्फॉर्मेशन तो 35 डेज, थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मांगी है तो 48 डेज, सॉरी 40 डेज, 48 आवर्स या फिर 48 घंटे, जब लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित हो। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल डेटा या कोर्ट मैटर्स को अगर आप जानना चाहते हैं आरटीआई के अंडर, नहीं पता चलेगा आपको। एससी की सुई है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है? आरटीआई को मिसयूज ना करें, केवल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इसका यूज करें। ऑफिसर्स को धमकाने के लिए कृपा करके इसका यूज ना करें। सो ये इतना। इसके बाद जो एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर कौन कौन से कमीशंस हैं जिनको एग्जाम्पशंस दी गई हैं, ये और कर लेते हैं। उसके बाद ना एक सेक्शन आएगा आपका वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये क्लास पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी वो है ना, इतनी देर मैं भी नहीं पढ़ा सकती और आप भी बोर हो जाएंगे एक क्लास में सुनते सुनते। तो दो पार्ट्स में हम पूरे एक्ट को करेंगे। एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, कुछ ऐसी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। ये रिस्ट्रिक्शंस मेनली नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जी जो एग्जाम्प्ट है? देखना, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो वो आपका एग्जाम्प्ट होगा, उसकी आप आरटीआई लगाकर इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। उसके बाद आता है आपका कोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। अगर कोई भी कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, 1 सेकेंड प्लीज। कोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस, अगर कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर दे, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अगर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना, तो वो इंफॉर्मेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। अब ना अभी अभी निकली हैं निर्मला सीतारमन जी, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हाथ में वो हलवा सेरेमनी के बाद बजट वाला डॉक्यूमेंट, आप शाम को इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं कि मुझे ना आज ही बता दो कि क्या क्या है बजट में, वो चीज़ें आप नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि वो पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को हर्ट करती है भाई। कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैगी की फैक्ट्री में जाके बाहर पूछ रहे हो कि आरटीए लगा के पूछता हूँ ये मैगी कैसे बनाते हैं, नहीं पूछ सकते। अगर डिस्क्लोज करने से आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हार्म पहुंच रहा है किसी भी थर्ड पर्सन की, तो आप नहीं पूछ सकते। उसके बाद है फॉरेन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में आई कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट ने ट्रस्ट में दी है तो वो डिस्क्लोज। अब रशियन गवर्नमेंट ने या फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने या फिर यूएस गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन दी है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, और इन्फॉर्मेशन वो फॉरेन मिनिस्ट्री से इंडिया के सिटीजन्स, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स पूछ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इंडिया के सिटीजन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो, ये कुछ ऐसा ही है कि मीना की फ्रेंड सीमा ने उसको बोला था कि मैं तुझे जो बात बता रही हूँ ये मीरा को मत बताना। ठीक है, तो मीरा अगर सीमा से पूछेगी तो भी वो उसे नहीं बताएगी, क्योंकि वो उससे उसने उस पर भरोसा करके वो बता देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता आरटीआई एक्ट के अंडर। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अगर इंफॉर्मेशन देने से इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट या फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। देन नेक्स्ट, कोई भी कैबिनेट पेपर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, या फिर डिसीजन उनके डिसीजंस हैं या फिर उनकी डेलिबरेशंस हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। उनके ऊपर डिसीजन फाइनल होने के बाद रीजन और मटेरियल पब्लिक, उसके बाद रीजंस और उनके मटेरियल्स जो हैं वो डिसीजन फाइनल होने के बाद ही पब्लिश किए जाते हैं। इसकी भी एक्सेप्शन है, जो भी एग्जेम्प्टेड मैटर्स हैं, यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, कैबिनेट पेपर्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे आपको जब तक उनके ऊपर कोई डिसीजन फाइनल नहीं हो जाता। डिसीजन फाइनल होने के बाद तो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में वो आ ही जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की लाइफ या प्राइवेसी से संबंधित कोई भी जानकारी है कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आरटीआई के लगा के पता कर लेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है। तो किसी आईएएस ऑफिसर की पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड फाइल है, वो आप नहीं पता लगा सकते आरटीआई लगाकर। बड़ा सुलझा हुआ बड़ा सुंदर एक्ट है, ये पढ़ के देखना मजा आता है। रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, पीआईओ,
रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है अगर इन्फॉर्मेशन किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन आपने लगाई है किसी की कॉपीराइट को खराब कर रही है, या वो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में एग्जाम्प्ट की गई है तब भी। कॉपीराइट इन्फ्रिंज करने का मतलब क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हो ना, उससे जैसे अगर किसी से आपने वो ना बड़ी अच्छी कोई रेस्टोरेंट है, वो बड़ी अच्छी कोई रेसिपी बनाता है, एग्जाम्पल हम गए ना ढोकला की रेसिपी वो बनाता है, आपने जाके पूछ लिया कि ये रेस्टोरेंट जो है ये ढोकला कैसे बनाता है, वो प्रोसीजर पूरा लिख के दो, नहीं लिख सकते क्योंकि वो उसका राइट है, वो चाहे तो डिस्क्लोज करे चाहे तो ना करे। तो वो सेक्शन 8 के अंडर, सेक्शन 9 के अंडर एग्जाम्प्ट है। अगर एक स्टूडेंट सीबीएसई से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ना मेरे दोस्त की आंसर शीट दो, तो वो सीबीएसई उसे रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये प्राइवेसी का इशू है भाई, वो दूसरा पर्सन चाहता है नहीं चाहता है, हमने पूछना ही नहीं है, हम देंगे ही नहीं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, मेरे पड़ोसी की आंसर शीट निकाल के दो, नहीं मिलेगी। पार्शियल डिस्क्लोजर यहाँ देखना ये जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 यहाँ तक, सेक्शन 8 सेक्शन 9 आप कर चुके हैं, सेक्शन 8 कर लिया, सेक्शन 9 कर लिया। इसके बाद आता है बेटा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, अगर एक डॉक्यूमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम्प्ट है और कुछ इन्फॉर्मेशन नॉन एग्जाम्प्ट है, यानी जो देने लायक है, जैसे मेरी सर्विस बुक मेरे ऑफिस से निकलवा सकते हो आप आरटीआई लगाकर, लेकिन वो पूरी नहीं मिलेगी, उसका कुछ हिस्सा जो पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए केवल वही मिलेगा। एग्जाम्पल, टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसकी पब्लिक हो सकती है, लेकिन कंपनी का ट्रेड सीक्रेट उसके अंदर अगर लिखा हुआ है तो वो पब्लिक नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद तो ये था आपका, इसमें ये भी आ सकता है ना पार्शियल डिस्क्लोजर जो है कौन से एक्ट के अंडर है, तो आपका सेक्शन 10 है आरटीआई का, उसके अंडर आपका पार्शियल डिस्क्लोजर का जो प्रावधान है वो जी दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर आता है कि सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई, सेक्शन 24 इस, ये ना सेक्शन 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 एज इट इज पूछ लिया जाता है कि बीएसएफ की या फिर आईबी की या फिर रॉ की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, एनएसजी की, कोई भी कमांडो विंग है, उनकी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट क्यों नहीं प्रोवाइड करवाता है? क्या वो सेक्शन 8 9 में आती है? नहीं जी। वो इंफॉर्मेशन आती है आपकी, वन सेकेंड, वो इंफॉर्मेशन आती है आपकी, और वीडियो मुझे, वन सेकेंड, आई थिंक ठीक ही चल रहा है। सॉरी, एक मिनट में बस ये चेक कर लेती हूँ कि पीडीएफ ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखना, आई थिंक सब ठीक है। कुछ लोगों को बिल्कुल ऑल टुगेदर एक्सक्लूड किया गया है जिनके ऊपर आरटीआई के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, इनके ऊपर आरटीआई नहीं लगा सकते आप अंडर सेक्शन 24। 8 9 की बात मत करना यहाँ पे, सेक्शन 8 सेक्शन 9 उस इंफॉर्मेशन की बात करता है जो एग्जाम्प्ट है, जो फुल्ली या पार्शली एग्जाम्प्ट है। ये उन डिपार्टमेंट्स की बात करता है सेक्शन 24 जिन डिपार्टमेंट्स के ऊपर आरटीआई लगी नहीं सकती। समझ में आ रहा है अंतर दोनों में? तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, इनमें किसी एटसेट्रा का मतलब है अनेक और भी ऐसी एजेंसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है सिक्योरिटीज के लिए हमारे देश की, उनके ऊपर आरटीआई नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैटर करप्शन का है या ह्यूमन राइट वायलेशन का है तो इन एजेंसियों से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, बट with approval of competition commission of india within 45 days. Now what is this new character, the CIC क्या है ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है। अब तक जो की हैं बातें वो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पीडीएफ अगेन बता रही हूँ मैं, आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, मिल जाएगी, चैनल पे मैसेज कर देना या व्हाट्सएप कर देना मुझे मेरे नंबर पे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आरटीआई एक्ट प्रिंट निकलवा लेना, 2 बार पढ़ना बस, उसके बाद आरटीआई एक्ट जीवन भर कभी दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए
सेंटर और स्टेट लेवल पर इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इससे मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और आपको भी ये रहेगा कि आपने मेरी कोई हेल्प की है। ठीक है, मुझे बड़ी ज़रूरत है अभी आपके लाइक्स की, आपके शेयर करने की। आप मेरा चैनल शेयर करेंगे तभी मैं कंटेंट को कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगी क्लासेस को, क्योंकि मैं मजबूर हूँ ना, चैनल की रीच है नहीं। तो फिर आप एक ये चीज़ समझिए थोड़ी सी। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, सारी चीज़ें होंगी चैनल पे, निश्चिंत रहिएगा, पेपर की तैयारी आपकी अच्छे से होगी। बस मैं जो बोल रही हूँ उतनी सी मेरी आप हेल्प करिए, उसके बाद आपको हमेशा कंटेंट की या फिर आपकी क्वेरीज की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक्स यू।